जय हिंद दोस्तों। आज 6 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, कल यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 5 जून को। मैंने पेपर का एनालिसिस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। आज अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा कि आखिर वो न्यूज़ किस तरह से करंट से रिलेटेड था। कई सारे न्यूज़ कल भी जो पेपर में कई सारा जो क्वेश्चन था कल यूपीएससी के पेपर में, वो करंट से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज़ एनालिसिस हम लोग करते हैं उससे जुड़ा हुआ था और कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पेपर से जुड़े हुए थे। मैं लगातार आप सभी को कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना अति आवश्यक है। लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन होगा वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे प्रीवियस ईयर पेपर से जुड़ा हुआ था। जैसे एक बैंक बोर्ड ब्यूरो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था जो पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक रेणुका लेक जो है सबसे छोटा रामसर साइट है भारत में, उससे संबंधित क्वेश्चन था। एक कैटालोनिया का विवाद से भी संबंधित क्वेश्चन था। कैटालोनिया स्पेन का एक पार्ट है और ये बेसिकली स्पेन से अलग होने की लगातार मांग करता है और कई वर्षों से मांग कर रहा है, इसलिए ये चर्चा में था। इस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ था। राइस, अगर पिछले 5 वर्ष के पेपर को देखिए तो चावल को लेकर के यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है और कल भी 2 क्वेश्चन यूपीएससी में चावल से संबंधित पूछा गया था। चावल इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी है कि विश्व में सबसे अधिक चावल का एक्सपोर्ट भारत ही करता है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है चीन, लेकिन एक्सपोर्ट में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। तो कई सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पे और कई सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पे और कई सारे क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे पूछा गया था। मैं आज डिस्कस कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चन करेंट से पूछा गया था और कहाँ पे बेसिकली उसकी चर्चा हुई थी। तो आज मैं डिटेल से एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा कि करंट किस तरह से आपको हेल्प कर सकता था यूपीएससी 2022 के पेपर को सॉल्व करने में। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। घाटी में जिस तरह से, कश्मीर की घाटी में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रहा है, गैर मुसलमानों को जिस तरह से मारा जा रहा है टारगेट करते हुए, ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं आतंकवादी का कुछ न कुछ मददगार होगा। उन मददगारों का एक सूची बना रहा है केंद्र सरकार और उस पर एक सख्त कार्रवाई किया जाएगा ताकि आतंकवादियों का एटलीस्ट मदद कोई नहीं करे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कल मनाया गया 5 जून को। इसका थीम देख लीजिएगा आप लोग। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट पीएम मोदी ने किया और ये है कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने को जो टारगेट हमारा था 2022 में नवंबर का, वो हमने समय से पहले 5 महीने पहले कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का टारगेट आखिर कहाँ हमने किया था, किस नीति के तहत हमने इस टारगेट को बनाया था? तो इसका आंसर है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आई थी और ये जो पॉलिसी 2018 में आई थी ये 2 टारगेट रखा था इन्होंने। एक तो कहा था कि 10% पेट्रोल में इथेनॉल हम मिलाएंगे 2022 तक और दूसरा टारगेट था कि 20% एथेनॉल मिलाएंगे 2030 तक। 10% एथेनॉल 2022 तक ये टारगेट कल हमने अचीव कर लिया और 20% एथेनॉल मिलाएंगे जो 2025 का टारगेट था उसको घटा करके अब 2025 कर दिया गया। तो वो भी उम्मीद करते हैं कि समय से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, एथेनॉल की बात किया जाए तो एथेनॉल का 3 कैटेगरी को डिवाइड किया गया था। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल और थर्ड जनरेशन एथेनॉल। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल या बायोडीजल जो है बेसिकली प्लांट से जो है इसका निर्माण होता है, स्टार्च से निर्माण होता है, शुगर से निर्माण होता है, वेजिटेबल ऑयल से निर्माण होता है, एनिमल फैट से निर्माण होता है, इन सब से निर्माण होता है। जैसे गन्ना से जो एथेनॉल का निर्माण होगा या मक्का से जो एथेनॉल का निर्माण होगा उसको फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल कहा जाएगा। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल बेसिकली निगम के ठोस कचरे से होगा। जो कचरा वाला आता है, हम कचरा देते हैं, उस कचरा को भी कहीं न कहीं एथेनॉल के निर्माण में यूज किया जाएगा, वो सेकेंड जनरेशन एथेनॉल होगा। और थर्ड जनरेशन एथेनॉल बेसिकली शैवाल से उत्पन्न होता है, कह सकते हैं आप समुद्री उत्पाद से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में बांटा गया एथेनॉल के उत्पादन का। अब आपसे पूछा जाए कि आखिर 10% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लाभ क्या? तो पहला लाभ आप कह सकते हैं कि जो पेट्रोल है
मैक्सिमम पेट्रोल हम विदेश से आयात करते हैं। एक डाटा के अनुसार 85% पेट्रोल का आयात, या जो पेट्रोल और डीजल का 85% आयात हम विदेश से करते हैं, और 55% गैस का आयात हम विदेश से करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा विदेशी मुद्रा खर्च होता है, हमारा जो डॉलर खर्च होता है, वो तो बचेगा ना। तो कह सकते हैं हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। दूसरा, 27 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन इससे कम हुआ। जो 10% इथेनॉल मिलाएं उससे 27 लाख टन कार्बन कम हुआ। तीसरा, कह सकते हैं कि किसान को अधिक से अधिक लाभ हो रहा है। देखिए, बिहार के पूर्णिया में एथेनॉल का प्लांट खुल गया, वहाँ पे एथेनॉल बनाने के लिए मक्का का प्रयोग कर रहा है। तो मक्का कौन उपजाता है? किसान उपजाता है। तो कहीं ना कहीं अब किसानों को इससे लाभ होगा, किसानों को फायदा होगा। तो ये सब कुछ डाटा है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट डे और याद रखिएगा, 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस, बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। अब देखिए, ये टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इस पे मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद सोचिएगा। ये क्या है कि हैदराबाद में दुष्कर्म की घटना हुई है। एक माइनर लड़की थी, यानी 18 वर्ष से कम एज की लड़की थी, उनके साथ गैंग रेप हुआ है। 5 लोगों ने किया है, जिसमें 2 लड़का जो है नाबालिग था, 18 वर्ष से कम एज उनका था। तो सवाल उत्पन्न ये होता है कि निर्भया के केस में भी अगर आप देखिएगा, 2012 का केस था, पूरे देश को हिला दिया था। उसमें एक लड़का 16 वर्ष का था। उनके साथ क्या हुआ? उनको बाल सुधार गृह में कुछ दिन रखा गया, बाद में जाकर के वो छूट गया। सवाल उत्पन्न ये होता है कि जो लड़का गैंग रेप कर सकता है या जो रेप कर सकता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, उसको सज़ा मिलना चाहिए। तो इसलिए कई सारे देश में कमेटी बनी है जिन्होंने ये रिकमेंड किया है कि बर्मा समिति भी इनफैक्ट 2012 में बनी थी, वो भी रिकमेंड किया था कि 18 वर्ष को घटा करके 16 वर्ष कीजिए या 15 वर्ष कर दीजिए। जो हम 18 वर्ष यूज करते हैं गैंग रेप के संदर्भ में, या माइनर जो हम देते हैं 18 वर्ष एज, उसको घटा करके 15 वर्ष कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस पे एक्शन लिए जाने की आवश्यकता है और इस पे सोचने की आवश्यकता है। इस पे सभी को सोचने की आवश्यकता है, और मैं चाहता हूं कि आपकी क्या राय है आप भी लिखिएगा। क्योंकि जो लड़का गैंग रेप में इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जंगल में कहाँ लगेगी आग? अब पहले पता चलेगा। नासा ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जंगल में जहाँ पे आग लगेगी वहाँ से पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पहले पता चल जाएगा। निश्चित तौर पे आग को रोकने में ये सकारात्मक कदम है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, एक सकारात्मक कदम के रूप में इसे देख सकते हैं। द्विपक्षीय रिश्तों का भावी एजेंडा बनाने में जुटे हैं भारत ईरान। मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना करके डिटेल से डिस्कस कर दूंगा ईरान और भारत के संबंधों को लेकर के। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चर्चा ये हो रही है कि अमेरिका के प्रतिबंध या अमेरिका के कह सकते हैं दबाव पे भारत ने ईरान से तेल परचेज करना बंद किया था। अभी भी हम ईरान से तेल परचेज नहीं कर रहे हैं, 2018 में हमने बंद किया है। हम 30% रूस से तेल सस्ता ले सकते हैं। यद्यपि रूस से जो तेल हम मंगाते हैं उसका डिस्टेंस इतना है, काफ़ी दिन आने में लग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी है। ईरान भी लगभग हमें तेल सस्ता में दे सकता है, और ईरान से जो अगर हम तेल मंगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल कम लगेगा। तो सवाल उत्पन्न ये होता है कि क्या हम ईरान से तेल फिर से मंगाना शुरू करें? क्योंकि जिस तरह से देश में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो एक तो मांग ये भी उत्पन्न हो रहा है कि हम ईरान से ही क्यों नहीं तेल मंगाएं, बगल में देश हमारा ईरान, और हमें वो भी सस्ता दे रहा है तेल। तो इसको लेकर के भी चर्चा चलेगी। बाकी ईरान भारत संबंध इम्पॉर्टेंट है, चाबहार पोर्ट हमने वहाँ पे डेवलप किया है, साथ ही साथ मध्य एशिया पहुँचने का जरिया हमारे लिए ईरान है। और कई सारे पर्सपेक्टिव में भारत में देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक शिया की जो आबादी है वो ईरान में रहती है, और ईरान के बाद सेकंड स्थान पे भारत है। तो शिया पॉपुलेशन को लेकर के भी भारत और ईरान के संबंध बेहतर है। वियतनाम को 12 गश्ती नौका सौंपेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल भी क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएससी ने वियतनाम पे पूछ दिया है। अब वियतनाम चर्चा में क्यों? इसका 2 पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि वियतनाम में जो भी चीन से कंपनी निकल रही है, वो अधिकतर कंपनी कहीं कहीं वियतनाम शिफ्ट किया या भारत शिफ्ट किया, तो इस रूप में चर्चा में है। और दूसरा चर्चा में इसलिए है कि ईरान वियतनाम है
ओके, दूसरा रीज़न ये है कि वियतनाम और चीन की जो है कहीं न कहीं शत्रुता है, और शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। इस रूप में भी कहीं न कहीं हम वियतनाम के साथ संबंधों को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर कौटिल्य की मंडल नीति को अगर आप देखिएगा या कौटिल्य को अगर आप पढ़िएगा तो उसमें भी इस बात को कहा गया है कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। और सोचिए कि कौटिल्य के इस नीति का अनुसरण कहीं न कहीं आज भी भारत की विदेश नीति में किया जाता है। तो वियतनाम को हम 12 गश्ती नौका सौंपेंगे, और इसके लिए राजनाथ सिंह जी जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री, वो वियतनाम गए हुए हैं। खाड़ी देशों को भारत का जवाब, धार्मिक टिप्पणी पे विचार नहीं। अब देखिए, ये जो धार्मिक टिप्पणी किया है बीजेपी के एक नेता के द्वारा किया गया है, ये गलत है, अपने आप में गलत है। और भारत ने सख्त तौर पे कहा है कि ये जो टिप्पणी, धार्मिक टिप्पणी है, ये भारत का अपना टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी भारत का नहीं है, या भारत का अपना मानना नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ओके, खाड़ी देशों को भारत का जवाब, धार्मिक टिप्पणी हमारे विचार नहीं है। तो धार्मिक टिप्पणी जो बीजेपी के एक नेता के द्वारा किया गया है, ये उनका व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकता है, भारत का अपना मत नहीं है या भारत का आधिकारिक मत नहीं है। तो ये कहना है भारत सरकार का। अब देखिए, कुछ देश ने भारत के राजदूत को तलब किया है, जिसमें कुवैत है, कतर है और ईरान है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी नहीं किया जाना चाहिए, भारत को तलब किया। अच्छी बात, मेरा इस पर कोई इत्तेफाक नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि यही देश जो है चीन को क्यों नहीं समन करते हैं। चीन में भी कहीं की धार्मिक स्वतंत्रता जिस तरह से छीन रहा है, या उइगर मुसलमान के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, 10 लाख उइगर मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया है, वहाँ पे लोग अपना मुस्लिम नाम तक नहीं रख सकते हैं। कुरान शरीफ को चीन पूरी तरह से चेंज कर रहा है, मोहम्मद साहब पैगंबर को रिप्लेस कर रहा है कुरान शरीफ में, और एक चीनी नागरिक को कुरान का हीरो बना रहा है। इतना काम अगर चीन कर रहा है, लेकिन ये देश चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए, और आप लोगों के पास एक जेन्युइन जवाब होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्यों नहीं ये देश चीन के खिलाफ कुछ बोलते हैं। अब नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली ग्राम पंचायत को मिलेगा सम्मान, गिरिराज सिंह। देखिए, हमने नेट जीरो का टारगेट जो फिक्स किया है 2070 में किया, तो नेट जीरो करने के लिए भारत की 70% आबादी गाँव में निवास करती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें गाँव को नेट न्यूट्रल करना होगा। तो इसलिए सरकार ने एक अच्छा स्टेप उठाया है कि जो भी गाँव नेट न्यूट्रल करेगी, कार्बन उत्सर्जन कम करेगी, तो सबसे पहले उसे सम्मान दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप कहीं न कहीं उठाया गया। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। सब्सिडी हज खत्म करने से हज यात्रियों पे अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, और कहीं कि हज का ही नहीं, हर एक धार्मिक संप्रदाय का जो भी सब्सिडी दिया जाता था सबको समाप्त कर दिया गया। देश की सेहत सुधारने को 5 वर्षों में खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपया। इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सांप्रदायिक एकता की दुर्लभ मिसाल है कबीर। एक बार इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। पर्यावरण को नव जीवन देगा आइडिया ऑफ लाइफ। आइडिया ऑफ लाइफ का जो बेसिकली डिस्कशन पीएम मोदी ने किया था, वो पिछले वर्ष किया था, ग्लासगो में किया था, और इस बार फिर से एक बार चर्चा वो कर रहे हैं आइडिया ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है जिसपे आइडिया ऑफ लाइफ के बारे में उन्होंने 3P की संकल्पना किया। P3 का मतलब होता है प्रो, प्लेनेट और पीपल। ये तीनों पे फोकस करने की आवश्यकता है, ये सरकार का एक मत है। और ये सब जो पॉइंट होता है ना, P3 वगैरह, पीएम मोदी का P3 मंथ या भारत के प्रधानमंत्री का P3 मंथ पर्यावरण को इम्प्रूव करने के लिए, ये सब मेंस राइटिंग में काम आता है काफ़ी। पीटी में काम नहीं आएगा, लेकिन मेंस राइटिंग में ये सब पॉइंट काफ़ी काम आएगा। बुलेट पॉइंट के रूप में इसको आप लोग जरूर लिख सकते हैं। पिघलते ग्लेशियर की चपेट में आ सकते हैं 7 राज्य। अब देखिए, आपने अगर क्लाइमेट चेंज पे बनाया होगा या जलवायु परिवर्तन पे बनाया होगा नोट्स, तो उसमें ये चीज़ लिख दीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो 7 राज्य हैं वो कहीं कहीं जो ग्लेशियर क्यों पिघल रहा, जलवायु परिवर्तन कारण पिघल रहा, और जलवायु परिवर्तन कारण ये 7 राज्य जो है कहीं न कहीं इसकी चपेट में आ सकते हैं, इसकी आशंका जाहिर किया जा रहा है। तो इसको आप लोग वहाँ से, जब आप जलवायु परिवर्तन के बारे में लिख रहे हैं और ये एग्जाम्पल को अगर आप कोट करते हैं, तो निश्चित तौर पे मार्क्स आपको अधिक मिलेगा, मार्क्स फेच कर सकते हैं आप। मुद्दा
संसाधन है और आबादी जनसंख्या को लेकर के मुद्दा आज का दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक मंडे को इस तरह का कुछ ना कुछ मुद्दा दिया रहता है। आक्रांताओं पे आस्था की जीत की कहानी। देखिए आक्रांता जो है, हालांकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ अधिक है, लेकिन पढ़ना चाहिए तो पढ़िएगा इसको। मेरे ख्याल से एक बार पढ़िएगा इसको ज़रूर, चूँकि कहीं ना कहीं जिन लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़े हैं उनके एक पॉजिटिव मत भी रहे हैं और निगेटिव पक्ष भी रहे हैं। तो निगेटिव पक्ष को कम दिखाया गया। जैसे अकबर के हम हमेशा पॉजिटिव पक्ष को ही देखे हैं, लेकिन उसके कुछ निगेटिव पक्ष भी है, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इस रूप में पढ़िएगा। राजनीतिक हस्तक्षेप से त्रस्त शिक्षा। देखिए ये इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पे कई बार हमने चर्चा किया है कि बंगाल में एक जो वहाँ के कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि जो कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं किसी भी राज्य के, कुलाधिपति वहाँ के राज्यपाल होते हैं। अब कुलाधिपति राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री हो गए। कुलाधिपति क्या होता है? कुलपति होता है, किसी भी जो यूनिवर्सिटी होता है उसका हेड होता है कुलपति, और कुलपति का जो प्रमुख होता है उसको कुलाधिपति कहा जाता है, जो राज्यपाल होता है किसी भी स्टेट में। अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होगा। अब मुख्यमंत्री होगा, ये बात सही है। अब इसके लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दिया है, बिल विधानसभा में आएगा, लेकिन उस बिल को साइन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल उस पर बिल साइन ही नहीं किया तो क्या होगा? राइट। तो ये सब इशू चल रहा है और इस बीच में कहीं ना कहीं पिस रहा है शिक्षा। और इससे पहले भी तमिलनाडु और तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना में ये सब काम हो चुका पहले भी। भारतीय रेल के बारे में दिया हुआ, एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डिटेल में, चूंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। खाद्यान्न उत्पादन में नवाचार। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, 9.3 अरब जनसंख्या 2050 तक हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। और खाद्यान्न उत्पादन में भी जीएम क्रॉप को बढ़ाने की जरूरत है। अब देखिए जीएम क्रॉप पे भी यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। गैस वाले बिजली प्लांटों की केजी बेसिन पे आज, केजी बेसिन जो होता है बेसिकली, केजी बेसिन जो होता है बेसिकली कावेरी और गोदावरी बेसिन को कहा जाता है। कावेरी और गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे कहीं न कहीं वहाँ पे गैस की संभावना अधिक है। तो काफ़ी वर्षों से वहाँ पे काम हो रहा है कि गैस उत्पादन किया जाए। तो इसको लेकर के ओएनजीसी वहाँ पे काम कर रही है और जल्द ये प्लांट शुरू हो सकता है या जल्द वहाँ पे काम शुरू हो सकता है। भारतीय इस्पात पे यूरोपीय बाजार पे भरोसा। तो भारतीय इस्पात जो है, अब यूरोप, जिस तरह से रूस यूक्रेन वार चल रही है, तो उसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपको बोलना होगा, तो कुछ बोल सकते हैं कि भारत के निर्यात, जो खाद्यान्न निर्यात भारत का बढ़ा है। इसी तरह से भारत की कई सारी वस्तुएं जो है बढ़ी है, जैसे इस्पात का यूज भी कहीं ना कहीं भारत में बढ़ा है, तो ये भी आप कोट कर सकते हैं। ब्याज दरों को फिर बढ़ा सकता है केंद्रीय बैंक। देखिए इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन से कल भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि लोगों के पास सिंपली कि पैसा अधिक है। अब लोगों के पास अगर पैसा अधिक है, मान लीजिए लोगों के पास करेंसी अधिक है, तो आरबीआई क्या करेगा कि करेंसी लोगों से अपने पास लेगा। सिंपल यह है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लोगों से करेंसी अपने पास लेगा, या लोगों के पास करेंसी कम जाए, इसके लिए आरबीआई प्रयास करेगा। तो आरबीआई क्या करती है कि रेपो रेट को आरबीआई ने बढ़ा दिया। अब रेपो रेट को आरबीआई ने बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो है बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इसका मतलब ये होगा कि बैंक कम से कम लोन जो है आरबीआई से लेगी, पैसा कम लेगी। बैंक कम से कम पैसा लेगी आरबीआई से, इसका मतलब ये होगा कि अधिक से अधिक बैंक भी अपना रेट बढ़ाएगा। बैंक रेट बढ़ाएगा, इसका मतलब ये होगा कि लोग जो है बैंक से अब कम पैसा लेंगे। तो ये सब उपाय किया जाता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये उपाय किया जाता है। श्रीलंका में आज पेश होगा संविधान संशोधन विधेयक। 21वां संविधान संशोधन विधेयक आज श्रीलंका में पेश होगा। 20वां के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ाया गया था, संसद की शक्ति को सीमित किया गया था। 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से आज फिर एक बार विधेयक पेश होगा, जहां पे राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित किया जाएगा और संसद की शक्ति को एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा।
बीजिंग ने दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में दिखाई दादागिरी ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ पे कल भी एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में कल पूछा था सेनकाकू द्वीप को लेकर के। अब सेनकाकू द्वीप अगर आप देखिएगा तो ये चीन और ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान के बीच में विवाद का कारण है जो पूर्वी चीन सागर में है। दक्षिणी चीन सागर में जो चीन का विवाद है वो बेसिकली फिलीपींस के साथ है, वो वियतनाम के साथ है और अन्य देशों के साथ है। लेकिन जो पूर्वी चीन सागर है वहाँ पर उनका विवाद सेनकाकू द्वीप को लेकर के है जापान के साथ। तो ये सब करंट का टॉपिक है जिस पे यूपीएससी ने कल क्वेश्चन पूछा था। राफेल नडाल ने 22वीं बार ग्रैंड स्लैम जीता है। वर्ल्ड में जो है 4 ग्रैंड स्लैम होता है एक साल में। पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो इस वर्ष जो हुआ था वो भी राफेल नडाल ने जीता था। दूसरा ग्रैंड स्लैम जो होता है वो होता है फ्रेंच ओपन जो राफेल नडाल ने कल जीता है। तो दोनों ही बार राफेल नडाल ने जीता है। 22 ग्रैंड स्लैम अभी तक राफेल नडाल जीत चुके हैं जो सर्वाधिक है। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। अच्छा एक न्यूज़ ये भी है, देखिए आज ही के दिन 6 जून 1674 को रायगढ़ जिले में महाराजा शिवाजी के राज्याभिषेक हुआ था और ये राज्याभिषेक बनारस के एक पंडित जी थे, पंडित गंगभट्ट ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है यूपीएससी, एसटीपीसी हर जगह क्वेश्चन पूछा है कि राज्याभिषेक किसने करवाया था, तो पंडित गंगभट्ट ने करवाया था और ये हुआ था बेसिकली 6 जून 1764 को रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।